नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष नयन चौधरी पर। हम एक दल के प्रभुत्व का दौर पाठ नंबर 2 राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का अध्ययन कर रहे थे। 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। तीसरा वीडियो जिसमें पाठ के बाकी बचे हुए हिस्से के साथ-साथ पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम आज हल करेंगे यहाँ पर। अभी तक पढ़ने के बाद में यहाँ पे विपक्षी पार्टियों का उद्भव छोटा-सा एक टॉपिक इस पार्ट में बचा है, छोटा-सा कंटेंट बचा है जिसको हम देखते हैं। विपक्षी पार्टियों का उद्भव। जैसा कि आपको पता है 1952 से लेकर के 1957 तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा और वो पार्टी थी कांग्रेस। लेकिन ऐसा नहीं था कि विपक्षी पार्टियां नदारद थी। कुछ विपक्षी पार्टियां 1952 से पहले ही अस्तित्व में आ गई थी और कुछ विपक्षी पार्टियां 1960 और 70 के दशक में उत्पन्न हुई। उन्होंने भी देश की राजनीति में बाद में 60 और 70 के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा आज की कई पार्टियां हैं, उनकी जड़ें उस दौर की कई पार्टियों में मिलती हैं। तो ऐसा नहीं था विपक्ष एकदम नदारद था, लेकिन हाँ, विपक्ष का प्रभाव था, वो उतना नहीं था जितना कि आज है। ठीक है? तो कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी सामने आए हैं। 1952 के ही आम चुनाव में और 1952 से आम चुनाव से पहले कई गैर कांग्रेसी पार्टियां बनी, जिनमें आज के दौर की विपक्षी पार्टियों की जड़ें खोजी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर का ही प्रतिनिधित्व था, यानी उनको विधानसभा में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला उस समय। लेकिन इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी और व्यवहार था उसको सुचिंतित आलोचना करके और शासक दल पर अंकुश भी रखा और इन दलों के कारण ही कांग्रेस पार्टी के भीतर जो संतुलन था वो बना रहा। तो एक तरीके से लोकतांत्रिक चरित्र बनाए रखने में इन विपक्षी पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं विपक्षी पार्टियों में से एक पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार और सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद 1959 के अगस्त में यह स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई थी और इसका जो मुख्य नेता था, नेतृत्वकारी, वो था सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, इसके अलावा के एम मुंशी थे, एन जी रंगा थे, मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस के नेता थे, वो कर रहे थे। स्वतंत्र पार्टी थी, वो सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप की बात करती थी, यानी खुली अर्थव्यवस्था की बात करती थी। इसके अलावा राज्य के हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, केंद्रीकृत नियोजन नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना किया करती थी स्वतंत्र पार्टी। सी राजगोपालचारी थे, वो इस स्वतंत्र पार्टी को अस्तित्व में लाने वाले प्रमुख नेता थे। इनके अलावा के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी थे। ये पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर और नहीं बनाई गई थी और उनके कराधान के भी क्या थी, खिलाफ थी। श्री राजगोपालचारी है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, महात्मा गांधी के करीबी भी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी थे, जो 1948 में भारत के गवर्नर जनरल बने, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? वो थे श्री राजगोपालचारी। और स्वतंत्र पार्टी 1959 के ये संस्थापक थे। तो स्वतंत्र पार्टी थी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वकालत किया करती थी और अमेरिका से नज़दीकी संबंधों की भी वकालत किया करती थी। तो स्वतंत्र पार्टी जो कि उस दौर में थी 1959 में। इसके अलावा कई अन्य राजनीतिक दल भी थे जिन्होंने कांग्रेस के शुरुआती सालों में चुनौतियां दी, लेकिन सीटों के मामलों में वो कुछ खास नहीं कर पाए। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, दूसरे नंबर पर रही थी, पहले आम चुनाव में 16 सीटें हासिल की थी। समाजवादी पार्टियां भी थी, समाजवाद की राह पर चलने वाली। तो इस प्रकार से कई पार्टियां थी, जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, एक सोशलिस्ट पार्टी जो बाद में 3 पार्टियों में भी टूट गई थी। तो इस प्रकार से विपक्ष था, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन सीटों के मामले में देखें तो एक तरीके से संपूर्ण जो प्रभुत्व था वो किसका था? कांग्रेस का था। और
इस तरह से हमने देखा कि शुरुआती सालों में विपक्ष है वो कमज़ोर था, आज की तरह इतना मजबूत नहीं था, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में उस समय के उस विपक्ष ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद में हम देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे और हिंदू महासभा के नेता थे। उनके बारे में, नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में ये मंत्री थे। बाद में पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1950 में। कश्मीर की स्वायत्तता की बात किया करते थे और भारतीय जनसंघ पार्टी भी उस दौर में एक पार्टी के रूप में उभरी। पहले आम चुनाव में उन्होंने 4 सीटें हासिल की थी और उनकी सोच भी एक अखंड भारत बनाने की थी। इसके अलावा आणविक हथियार बनाने की भी वो वकालत किया करते थे। तो कहने का मतलब है विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन वो आज के हालात में नहीं थी, मजबूत नहीं थी, उनका संगठन लोकल स्तर तक मजबूत नहीं था और इसीलिए वो पहले 3 आम चुनावों में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन उनकी मौजूदगी ने कांग्रेस के भीतरी जो संतुलन है उसको बनाए रखने में मदद की और इस तरह से विपक्षी पार्टियों को हमने देखा एक दल के प्रभुत्व के दौर में भी। अब प्रश्नों को पर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी में सही विकल्प को चुनकर खाली जगह को भरना है आपको। 1952 के जो आम चुनाव थे उनके साथ साथ लोकसभा के साथ साथ कौन से चुनाव हुए, तो खालिस्तान को भरना है। तो इसमें राज्य विधानसभा के चुनाव हुए। कौन से चुनाव हुए? राज्य विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही कौन सी पार्टी? तो इसका सही उत्तर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी उस दौर की एक पार्टी थी। इसके अलावा बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी बनी, उनसे टूट करके भारतीय जनसंघ भी था, भारतीय जनता पार्टी भी थी, लेकिन 16 सीटें जीतकर कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। कौन सा निर्देशक सिद्धांत था? स्वतंत्र पार्टी वही जिनका नेतृत्व सी राजगोपालचारी ने किया था। मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करती थी, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था की बात स्वतंत्र पार्टी किया करती थी। तो इस प्रकार इन तीनों सवालों में खाली जगह को हमने भरा। इसके बाद में 2 सूचियां दी गई हैं, पहले नेताओं के नाम दर्ज हैं और दूसरे में दलों के। दोनों सूचियों में आपको मेल बैठाना है कि सही उत्तर क्या है। ठीक है। तो ऐसे डांगे के बारे में बात हो रही है। ऐसे डांगे कौन थे? ऐसे डांगे, ऐसे डांगे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किसके? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। कौन थे ऐसे डांगे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के नेता। मीनू मसानी थे स्वतंत्र पार्टी के नेता और अशोक मेहता थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता। इसके बाद में हम देखते हैं एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में। यहाँ 4 बयान लिखे गए हैं, प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का भाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। बिल्कुल सही है, क्योंकि मजबूत विपक्ष का अभाव था। पहले 3 जो आम चुनाव थे उनमें मजबूत विपक्ष का अभाव था और वो एक दल के प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार भी था। जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, ये बात गलत है। जनमत की कमजोरी के कारण नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस की मजबूती के कारण और विपक्ष कमजोर होने की वजह से एक दल का प्रभुत्व कायम हुआ। एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। बिल्कुल है। कांग्रेस थी वो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत वाली पार्टी थी और उसका संगठन आम आदमी तक पहुंच में था, लोकल स्तर तक था, स्थानीय स्तर तक था। तो इसलिए एक पार्टी का प्रभुत्व राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से इसको जोड़ा जा सकता है। एकल पार्टी का प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। गलत, यह प्रश्न बिल्कुल गलत है। एकल पार्टी का प्रभुत्व होने के बावजूद उस दौर में जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए बिल्कुल निष्पक्ष हुए और सही तरीके से हुए, लोकतांत्रिक तरीके से हुए और इसकी सराहना विपक्षी उम्मीदवारों ने भी की है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतरों का उल्लेख करना है। तो प्रश्न कौन सा है? अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में सरकार से अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतरों का उल्लेख करना है। तो पहला अंतर है
भारतीय जनसंघ की नीतियों में निम्न सिद्धांतों का समावेश होता यदि उनकी सरकार बनती। कौन कौन से सिद्धांतों का समावेश होता? भारतीय जनसंघ धर्मनिरपेक्षता की जगह एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर देता। आपने पढ़ा भी था कि भारतीय जनसंघ था, उनका ध्येय क्या था? एक देश, एक संस्कृति होनी चाहिए, एक राष्ट्र, और इसी विचार पर वो जोर दिया करते थे। तो धर्मनिरपेक्षता की जगह कौन सा सिद्धांत वो अपनाते? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार का। इसके अलावा धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिलती। ये उन्होंने अपने एजेंडे में ही दिखाया है। उनकी रियायतों के वो क्या थे? खिलाफ थे। इसलिए धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यकों को वो कोई रियायतें नहीं देते। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की कोशिश होती। भारतीय जनसंघ ने अपने एजेंडे में यह भी दर्शाया था कि वो अखंड भारत के पक्षधर हैं, तो भारत पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की कोशिश उस समय वो करते। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया निम्नलिखित नीतियों को अपनाने पर बल देती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी नीतियों को अपनाने पर बल देती? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी नीतियां अपनाती? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहली नीति अपनाती, पार्टी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए काम करती। किसके लिए काम करती? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए। इसके अलावा साम्यवादी विचारधारा को देश में लागू करने का प्रयास होता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी थी वो समाजवाद की विचारधारा से उत्प्रेरित थी, साम्यवाद की विचारधारा को अपनाने वाली पार्टी थी। तो जाहिर सी बात है कि वो साम्यवादी विचारधारा को देश में भी लागू करने के प्रयास करते। आज़ादी के तुरंत पश्चात प्राप्त आज़ादी को वो सच्ची आज़ादी नहीं मानते थे, इसलिए उनके अर्थों में जो सच्ची आज़ादी थी उस अवधारणा को वो लागू करने का प्रयास करते। तो इस प्रकार से ये जो पहला प्रश्न है इसको हमने हल किया है। पहला प्रश्न क्या था? पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें बनती तो किन तीन मामलों में अलग नीतियों को अपनाते? प्रश्न नंबर 5 है, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करनी। जैसा कि पाठ में भी दिया गया है, कांग्रेस क्या थी? एक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में उभर कर सामने आई थी। तो प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी और कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियां कौन सी थी? तो कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है एक विचारधारात्मक गठबंधन बन चुकी थी, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे। कैसे? कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, एक साथ क्रांतिकारी विचारधारा वाले भी थे, शांतिवादी विचारधारा वाले भी थे, कंजर्वेटिव विचारधारा वाले भी थे और रेडिकल विचारधारा वाला भी, गर्म पंथी भी थे तो नरम पंथी भी थे, और दक्षिण पंथी भी थे तो वामपंथी भी थे। यानी हर एक विचारधारा के जो मध्य मार्गी थे उनको कांग्रेस ने अपने अंदर समाहित कर रखा था। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियां स्वतंत्रता पूर्वक बहुत सी पार्टियां व संगठन अपनी विचारधाराओं और स्वरूप के साथ कांग्रेस में शामिल थे। अतः हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी है वो एक विचारधारात्मक गठबंधन बन चुकी थी। अगला प्रश्न है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर कोई खराब असर हुआ? नहीं, एकल पार्टी प्रभुत्व का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर कोई खराब असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका ने इसे हर प्रभाव से ऊपर रखा। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा और केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कांग्रेस अलग अलग हित समूह के लोगों का गठबंधन था। कांग्रेस कोई एक विचारधारा वाली पार्टी नहीं थी, अलग अलग जो हित समूह थे उनके लोगों का गठबंधन था, जिसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जात के, विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, और इनकी उपस्थिति से लोकतंत्र को क्या मिली? मजबूती मिली। इसके अलावा कांग्रेस स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से जीत रही थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस किसी धांधली के माध्यम से जीत रही थी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से जीत रही थी, और उस बात की तस्दीक है वो विपक्षी उम्मीदवारों ने भी की है। अतः कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र के आदर्शों पर चलने के बाद प्रभुत्व हासिल किया था, जिसकी वजह से भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर कोई खराब असर नहीं हुआ। 7वां प्रश्न है, समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के कोई 3 अंतर बताइए, और इसी तरह भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच के भी 3 अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में कौन से अंतर थे। पहला है, समाजवादी दल लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्शों पर टिका हुआ था। समाजवादी दल था
वो समाजवाद के आदर्शों पर टिका हुआ था, जबकि साम्यवादी पार्टी साम्यवाद में विश्वास रखती थी। साम्यवाद क्या था? समाजवाद की अगली कड़ी। समाजवादी दल ने पूंजीवाद की आलोचना की और समाजवादी राज्य की स्थापना में विश्वास रखा करती थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी थी वो प्राथमिक रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी, आधुनिक और अधिकारवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा समतावाद की अपेक्षा रखती थी। क्या अपेक्षा रखती थी कांग्रेस से? कि वो समानतावाद के सिद्धांत पे चलेंगे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस से यही अपेक्षा रखती थी, लेकिन इसके साथ साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हिंसा का रास्ता भी अपनाया था। तो ये तीन अंतर समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी में थे। इसके अलावा भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में क्या अंतर था? तो देखिए, पहला अंतर यह था कि भारतीय जनसंघ एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के आदर्श की बात करता था, जबकि स्वतंत्र पार्टी राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की बात किया करती थी और कम से कम हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी थी। दूसरा अंतर है, जनसंघ भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात किया करता था, जबकि स्वतंत्र पार्टी अमेरिका से नज़दीकी संबंधों को बनाए रखने पर बल देती थी। तीसरा अंतर, जनसंघ भारत द्वारा आणविक हथियार विकसित करने की वकालत किया करता था, जबकि स्वतंत्र पार्टी केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी तक का भी विरोध किया करती थी। तो ये तीन प्रमुख अंतर हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। जैसे कि आपको पता है कि भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, जबकि मैक्सिको में कौन सी पार्टी का प्रभुत्व रहा? पीआरआई पार्टी का रहा। तो मैक्सिको में जो स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व था और भारत में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व था वो अलग था, क्योंकि मैक्सिको में एक पार्टी प्रणाली थी, न कि प्रभुत्व। अर्थात कैसे भी करके सिस्टम ऐसा सेट किया जाता था कि चुनाव में धांधली वगैरह करके चाहे कितनी भी पार्टियां चुनाव में भाग लें, लेकिन जीत किसकी होनी थी? जीत पीआरआई की होनी थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मैक्सिको में जो पीआरआई पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसने तानाशाही के आधार पर शासन स्थापित किया। लेकिन भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए और चुनाव में हार जीत निष्पक्ष रूप से होती थी, जबकि मैक्सिको में पीआरआई थी वो हेर फेर, वो धांधली करके चुनाव जीतती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और मैक्सिको में एक पार्टी के प्रभुत्व में अंतर था। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का एक राजनीतिक नक्शा लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हों और उसमें निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। तो ऐसे 2 राज्य जहां 1952 से 67 तक कांग्रेस की सत्ता रही, तो ऐसे 2 राज्य थे। एक केरल था, त्रावणकोर कोच्चि, और दूसरा मद्रास, जहां पर कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। और ऐसे 2 राज्य जहां इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में रही थी, तो कांग्रेस ज़्यादातर राज्यों में सत्ता में रही थी। पंजाब और उत्तर प्रदेश में रही थी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में रही थी। तो मानचित्र पर इनका जो अंकन है वो हम बाद में और ऑफलाइन तरीके से क्लासेज में करेंगे। इसके बाद है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ करके इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है ये? कांग्रेस के संगठनकर्ता पटेल कांग्रेस को दूसरे राजनीतिक समूह से निसंग रखकर उसे एक सर्वसम तथा अनुशासित राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस सबको समेटकर चलने वाला स्वभाव छोड़े और अनुशासित कैडर से युक्त एक संगठित पार्टी के रूप में उभरे। यथार्थवादी होने के कारण पटेल व्यापकता की जगह अनुशासन को ज़्यादा तरजीह देते थे। आंदोलन को चलाते चले जाने के बारे में गांधी के ख्याल हद से ज़्यादा रोमानी थे, तो कांग्रेस को किसी एक विचारधारा पर चलने वाली अनुशासित तथा धुरंधर राजनीतिक पार्टी के रूप में बदलने की पटेल की धारणा भी उसी तरह कांग्रेस की उस समय समन्वयवादी भूमिका को पकड़ पाने में चूक गई, जिसे कांग्रेस को आने वाले दशकों में निभाना था। रजनी कोठारी। प्रश्न ये है, लेखिका क्यों सोच रही है कि कांग्रेस एक सर्वांगसम तथा अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए था? क्यों सोच रही है? क्योंकि लेखिका चाहती थी कि कांग्रेस सबको समेटकर चलने वाला स्वभाव छोड़ करके अनुशासित कैडर से युक्त एक संगठित पार्टी के रूप में उभरे। इसलिए वो ये सोच रही थी कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा अनुशासन में नहीं होकर के कैडर वाली पार्टी के रूप में उभर करके सामना आना चाहिए और कांग्रेस सबको समेट कर चलने वाला जो स्वभाव है वो कांग्रेस को छोड़ना चाहिए। ये रजनी कोठारी सोचती थी। इसके अलावा दूसरा है, शुरुआती सालों में कांग्रेस द्वारा निभाई गई समन्वयवादी भूमिका के कुछ उदाहरण दीजिए। तो कांग्रेस ने कौन सी भूमिका निभाई शुरुआती सालों में?
कांग्रेस ने विभिन्न समूह हितों और राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए एक मंच दिया। विभिन्न समूह हितों वाले और राजनीतिक दल कांग्रेस के एक मंच के रूप में इस्तेमाल करते थे राष्ट्रीय आंदोलन में। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने इंद्रधनुष के समान एक सतरंगा सामाजिक गठबंधन बनाया, जिसने भारत की विविधताओं का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, और इसमें विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग शामिल थे। तो इस प्रकार से हमने पाठ्य पुस्तक के जो सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को ले लिया है। एक और वीडियो हम इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए हैं पाठ्य पुस्तक के अलावा, और जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न बन सकते हैं, उनका एक और वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। फिलहाल इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हल भी कर चुके हैं। तो पहले 2 पाठ हमने देख लिए हैं, तो आप इन दोनों पाठों का अच्छे से अध्ययन कीजिए। बाकी इन दोनों पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।